नमस्कार साथियों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज हमारी पॉलिटी की जो एक महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आज शुरू होने वाला है। और ये मौलिक अधिकार का हमारा टॉपिक है जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और आने वाले कई दिन तक या कई वीडियो में इसका हम जिक्र करते होंगे, क्योंकि पॉलिटी का सबसे मेन मुद्दा या सबसे मेन जो पार्ट है, भाग है, ये हमारा मूल अधिकार ही है। मूल अधिकार मतलब कि हमारे स्वयं के अधिकार, हमारे इस भारत देश में रहने के क्या क्या अधिकार हैं, क्या चीज़ हम कर सकते हैं इस देश में रहते हुए, क्या अधिकार हमारी सरकार ने तो नहीं छीन रखे हैं, ये सारी चीज़ों से मैं अवगत कराऊंगा। और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है या ये मौलिक अधिकार की सीरीज चलेगी, 4-5 वीडियो होंगी, कम से कम ज़्यादा ही होंगी, इसको आप ज़रूर देखना इस वजह से क्योंकि आप जो पॉलिटी है या बाकी सब्जेक्ट हैं आप उसे विषय के रूप में पढ़ते हो, जैसे कि आप हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो वीडियो हैं यहाँ से क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आने की आप बात ही अलग करो, ये आपको वैसे भी पढ़ने चाहिए, वैसे भी जानने चाहिए, चाहे आपको एग्ज़ाम में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। यही हमें क्या नागरिक की हमें जो है आधार देता है और आधारशिला पर हमें खड़ा करता है कि हम एक भारत के नागरिक हैं। इसका आधारशिला क्या है, तो उसके आधारशिला हमारे हमें मिले हुए या संविधान निर्माताओं ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं वो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे भारतीय संविधान में दी हुई है। और लोकतंत्र राजतंत्र की अगर बात करते हैं तो सिर्फ ये मौलिक अधिकार ही ऐसे हैं जो इन दोनों चीज़ों को अलग करते हैं। राजतंत्र में और लोकतंत्र में सिर्फ यही फ़र्क है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र के व्यवस्था है, तो यहाँ हमारे जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके कुछ अपने अधिकार हैं जो किसी भी समय या किसी भी कैसी भी व्यवस्था के समय कुछ भी दिक्कत हो जाए इस भारत देश में, ये फिर भी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं या कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो छीने नहीं जा सकते या सस्पेंड नहीं करे जा सकते हैं, वो उनके पास रहेंगे ही। मौलिक अधिकार, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको पूरा हक है कि अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ें। और लड़ने की जो मेरी सारी प्रक्रिया है वो आपको बता रखी है कि अगर मौलिक अधिकार का कहीं का आपका हनन होता है या आपको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार को लेकर हमें कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है सरकार द्वारा, संसद द्वारा, तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी जो है बात रख सकते हैं डायरेक्ट। उसका भी मैं रास्ता बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने का क्या रास्ता है, लेकिन ये हम जब मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे उसके बाद की बातें हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पर डायरेक्ट कहाँ ले जाके मौलिक अधिकार को रख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ एसी को। ठीक है, चलो, तो बात यह है ओवरऑल कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या जो हमारा ये टॉपिक है ये हमें एक भीड़ तंत्र से अलग करके एक हमें नागरिक तंत्र की राह पर ले जाता है। जैसे हमारे देश में, जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ था या संविधान लागू हुआ था, तो इसका उद्देश्य ये था संविधान निर्माताओं का भी कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन्हें भीड़ तंत्र से हटा के उन्हें एक नागरिक तंत्र की तरफ ले जाएं। मतलब उनको अपने कम से कम अधिकार तो समझ में आने चाहिए। और ये एक बात और आपको नोट करने वाली बात ये है कि भाई ये जो सरकार है ना, ये जो सरकार आज चल रही है, इससे पहले सरकार चली थी, स्टार्टिंग में जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो सरकारें थीं, या आने वाले समय में जो सरकारें हैं, जो फ्यूचर में हमारी जो भी कोई सरकार बनने वाली है, उसकी सबकी एक ही आधार है कि कहीं ना कहीं वो अपना ही किसी न किसी क्षेत्र में फ़ायदा ढूंढते हैं। और वो फ़ायदा होता कैसे है, किसी न किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की जाती है, या उसको लगता है कि ये अधिकार, जैसे हमारा संपत्ति का अधिकार था, कुछ तो सही भी हुआ है। जैसे संपत्ति का अधिकार हमारा पहले मौलिक अधिकार हुआ करते थे, तो टोटल पहले हमारे 7 अधिकार थे, आज संपत्ति का अधिकार हमारा ख़त्म कर दिया है, तो अब कितने बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार हमारे बचे हैं। 6 के 6 हम पढ़ेंगे। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जो ये सरकारें चल रही हैं, इन सरकारों के विरुद्ध अगर हमें कुछ आवाज़ उठानी है या अपने आप को जानना है या अपने देश को जानना है, तो हमें कम से कम मौलिक अधिकार का पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी वर्ग से आते हो, किसी वर्ग से मतलब मैं एज को लेकर कर रहा हूँ, किसी भी वर्ग सीमा, आयु सीमा में आप आते हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, चाहे आप एक आम नागरिक हो, किसान भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम आपको ये पॉलिटी का ये भाग कम से कम आपको आना चाहिए। कौन सा भाग? मौलिक अधिकार, जो हमारे भाग 3 में है। भाग 2 मैंने पढ़ा दिया, नागरिकता था। भाग 3 की हम बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं।
और मज़ेदार बात यह है कि जितने भी ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है, ये आज तक स्कूलों में हमें इस स्तर से पढ़ाई नहीं गया और ना कभी पढ़ाने की कोशिश की गई है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मात्र ही 0.10% लोग ऐसे होंगे जिनको ये मौलिक अधिकार या पॉलिटी सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी होगी, और जिनको जानकारी है वो एक आम नागरिक हैं, वो एक अच्छे नागरिक हैं। बाकी सब कौन है? बाकी सब भाई भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र मतलब ये होता है कि आपने सुबह कोई ऐलान कर दिया गांव के बाहर खड़े होके कि आज हमें वहाँ धरना देना है और ऐसे ऐसे सरकार हमारे खिलाफ गलत कर रही है। आपको कुछ नहीं पता कि सरकार का क्या दायित्व है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे गलत कर रही है या कैसे हमारे मौलिक अधिकार छीन रही है। लेकिन नहीं, आप जाएंगे और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। इसको भीड़ तंत्र बोलते हैं। नागरिक तंत्र किसे बोलते हैं? हर नागरिक को ये पता हो, इसकी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने बारे में पता हो कि अगर हम इस देश में जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमें अपने दायित्व या अपने जो कर्तव्य हैं उनका या कर्मों का कम से कम पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, सरकार के प्रति या अपने परिवार के प्रति, या हमारे ये अधिकार हैं। ये नागरिक की पहचान है। और भीड़ तंत्र की पहचान मैंने आपको बताई है, क्या भीड़ तंत्र की पहचान है। तो आप भी इस चीज़ को देखते होंगे कि अभी भी हमारा देश नागरिक तंत्र की तरफ नहीं चलकर हमारा भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। कारण सिर्फ यही है कि सरकार तो क्यों ही चाहेगी कि लोगों को अवगत कराया जाए इस संविधान से। और मेरी तो गुजारिश ये भी है, अगर सरकार कहीं ना कहीं ये चाहे कि हमारा हर नागरिक पढ़ा लिखा हो और उसको कम से कम संविधान की जानकारी हो, तो इस सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दे। ये सब्जेक्ट हमारा EVS की फॉर्म में पढ़ाया जाता है 7th 8th क्लास तक। उसके बाद 11th 12th में इसका कोई जिक्र नहीं होता है। उसके बाद BA करते हैं तो उसमें 1-2 सब्जेक्ट, 1-2 टॉपिक होते हैं इसके, MA में होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। और BA और MA में जो टॉपिक होते हैं उनकी तुम्हें पता ही है कितने बच्चे उसे पढ़कर एग्ज़ाम में कर पाते हैं। और वो भी पढ़कर, ये चीज़ पढ़ने की नहीं है, ये चीज़ समझने की है। और ये आपके चारों तरफ होती है। जैसे आप बोलते हो ना, यार ये ऐसे हो गया, केजरीवाल ने तो बस फ्री कर दी है, ये ऐसे कैसे कर दिया, वो तो दिक्कत हो जाएंगी, या हमें से जो वो वहाँ खड़े होके नारे लगा रहा था, या वो ऐसे। हम तब ये बात करते हैं जब हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। अगर हमको इस चीज़ की जानकारी होगी और अगर हम इस बात को समझेंगे कि क्या हमारे कार्य हैं और क्या हमारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ठीक है। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको सिर्फ काम ये करना है कि मैं प्रत्येक मौलिक अधिकार की बात करूँगा, प्रत्येक अनुच्छेद की बात करूँगा, उस अनुच्छेद में भी उनके जो पार्ट्स हैं उनकी बात करूँगा। ठीक है। आपको जहाँ भी बैठे हो, घर के किसी कोने में, लाइब्रेरी में या घर में लेट के बैठ के, जैसे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर ईयरबड्स लगा रखी हैं, ईयरफोन है, कुछ भी है, उनको अंदर तक सही से घुसाओ भाई। बाहर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, चाहे मैं बोर्ड पे कम लिख रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम वो नोट होनी चाहिए। और आशा करता हूँ आप तसल्ली से, तसल्ली पूर्वक, अगर कहीं से भी पढ़ा है तो ठीक है, बाकी आप डेफिनेशन रटने के पीछे मत जाइए कि 14 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है। मेरी खासियत ये भी है कि मैं हर टॉपिक या हर क्लास में ये बता के चलता हूँ कि कितना मैंने पढ़ाया है, तो किस लेवल तक मैंने पढ़ाया है। जो पहली स्लाइड आपको दिख रही है, जो पहली स्लाइड किसी भी क्लास की आपको दिखती है, उसका मतलब ये है कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल तक का वहाँ से काम हो जाएगा उस स्लाइड से। और अगर आपको वीडियो आगे कंटिन्यू देखनी है, इसका मतलब आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको आप जानना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उस वीडियो को आप आगे तक देखना। उसका मतलब हम उसके बारे में थोड़ा डीप जो है नॉलेज गेन करेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो मेरे ये अधिकार लिखे हैं, मौलिक अधिकार लिखे हैं, ये सारे ही क्वेश्चन आए हुए, या मैं बता दूंगा आपको कौन सी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज़ से आप निश्चित रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है नहीं आता है। अगर मैं बात करूँ भाग 3 की, तो भाग 3 अगर पॉलिटी का कहीं भी जिक्र आया या पॉलिटी के कहीं भी क्वेश्चन बनने की अगर संभावना है, तो सबसे ज़्यादा भाग 3 से है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन घुमाने की जो एग्जामिनर के पास ट्रिक होती है, वो भाग 3 से ही होती है। अगर UPPSC RO ARO या UPSC या किसी और एग्ज़ाम CDS NDA की बात करता हूँ, मैं CAPF की बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो घुमाने की बात होती है वो भाग 3 से होती है, मतलब मौलिक अधिकार से होती है। तो इसको डीप में इसलिए पढ़ने फ़ायदा है क्योंकि इससे क्वेश्चन घूमता बहुत है। हम चाहकर भी इसको ठीक नहीं कर पाते, जबकि हमें इस चीज़ के बारे में सारी नॉलेज है। तो आप डेफिनेशन के बेस पर उसको सही नहीं कर सकते हो, आपको उसको डेफिनेशन को अलग करके इसको समझना चाहिए।
ठीक है। जो लक्ष्मीकांत में या अन्य किताबों में जो इसकी भाषा लिखी हुई है उस भाषा को आप रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ना उससे रटने से कुछ होता है। इस चीज़ को समझें, चाहे कैसी ही लैंग्वेज में आप समझो इसको, ठीक है। तो मैं वही समझाने की बात करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, एक बार आपका सभी का स्वागत है। तो हमारा ये भाग कौन सा है? ये हमारा संविधान का भाग 3 है। भाग फर्स्ट और भाग सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में हमारे मूल अधिकार है। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाग 3 में हमारा क्या सुमेलित है, या भारतीय संविधान में भाग 3 में किस चीज़ को लेकर जिक्र है। तो ऑप्शन आएंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ऐसे करके। तो हमारा क्या है आंसर कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद अंत तक है। मतलब उनकी अनुच्छेद की वो संख्या पूछते हैं या उनका क्रम पूछते हैं। तो ये हमारे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारा ये वर्णित है। मतलब अनुच्छेद 12 से अगर हम स्टार्ट करेंगे और अनुच्छेद 35 तक इसे हम पढ़ेंगे एक अनुच्छेद को, तो कहीं ना कहीं हमारी मौलिक अधिकार को लेकर ही बात होगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो बनता है अच्छा लेवल का बनता है, वो बनता है कि भाई कि हमारे टोटल कितने अनुच्छेद या कितने मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे या वर्तमान में है। तो भाई अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार, हम किस में कि मूल संविधान में। मूल संविधान का मतलब क्या है कि जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसकी बात करते हैं। तो मूल संविधान में हमें जो ये थे मौलिक अधिकार थे वो हमारे 7 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे कितने हैं? वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने हैं? हमारे 6 हैं। एक गया, कौन सा गया वो? एक हमारा गया है वो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा छीन लिया है, ठीक है। तो अब कितने हैं? अब है हमारे मौलिक अधिकार टोटल 6। गया कौन सा? हमारा एक जो हमारा मौलिक अधिकार था वो चला गया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब कितने हैं? अब हमारे टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जो क्वेश्चन की संख्या है या जो क्वेश्चन कैसे बनता है वो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, इसके बाद हम इसको डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन दे दिए जाएंगे हमें कि सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। तो ये समानता का अधिकार हमारा किन अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? तो ये हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा 19 से 22 तक अनुच्छेद के अंदर है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 के अंदर है। फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिफ्थ है हमारा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हमारा 29 और 30। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 32 के अंदर है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। और ये क्वेश्चन आता है हमारा सब इंस्पेक्टर लेवल तक या सीपीओ लेवल तक। मैं आपको बताऊं कि हमारा इस अनुच्छेद दे देंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन है समानता का अधिकार हमारा 14 से 18 है, तो वे बोल देंगे कि समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 15 से 21 है, या 14 से 18 है, या 18 से 22 है, या 23 से 29 है। इस तरह के ऑप्शन होंगे कि आपको इनमें से चूज करना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि हमारा जो समानता का अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। एक तरह क्वेश्चन ये बनता है। तो ये जो मैंने ऑप्शन बताए ये हर इस मौलिक अधिकार के लिए होंगे। जैसे बात करें आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन दे देंगे कि कौन से में जो इसके अनुच्छेद में ये वर्णित है, तो फिर वही ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन इसमें सही वाला दे देंगे 23 से 24। तो ये क्वेश्चन जो बनते हैं उसकी मैं सारी आपको वैरायटी बता रहा हूँ या कैटेगरी बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। अब आपने एक चीज़ यहाँ नोट करी होगी, और अगर नहीं करी है तो अब आप बताना मुझे देखकर कि भाई अभी मैंने बात करी आपसे कि हमारे मौलिक अधिकार का जो हमारा जिक्र है वो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर है। लेकिन मैंने यहाँ से जो सबसे पहला मौलिक अधिकार पढ़ाया आपको समानता का अधिकार,
ये मैंने 14 से 18 तक पढ़ाया है, मतलब स्टार्टिंग जो हुई है वो 14 से हुई है, अनुच्छेद 14 से हुई है। इसका मतलब यहाँ तो स्टार्टिंग 12 से लिख रखी है मैंने, तो अनुच्छेद 12 कहाँ गया भाई, अनुच्छेद 12 कहाँ गया, 13 कहाँ गया, और अगर हम फिर लास्ट में देखेंगे तो 29, 30, फिर यहाँ 31 गायब है, 33, 34, 35। तो ये अनुच्छेद हमारे कहाँ हैं, या ये अनुच्छेद हमारे, इनका जिक्र हमने इन अधिकारों में क्यों नहीं किया। 12, 13, 31, 33, 34, 35, ये हमारे जो अनुच्छेद हैं हम इनको अलग से पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद हमारे क्या हैं, क्यों इनका जिक्र हमारे इस मौलिक अधिकार में जो 6 तरह के अधिकार इनमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज कहाँ से, हम स्टार्टिंग करते हैं आज से अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, ये बोलता है हमारी राज्य की परिभाषा। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों आप देख लेना, इतने कोई खास तो हिंदी या इंग्लिश इसमें है नहीं। राज्य की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये चीज़ें आप इसको नोट कर ले, लिखने को मैं लिख भी दूंगा लेकिन आप इसको नोट करके रखना है। राज्य की परिभाषा, हमारा जो अनुच्छेद 12 है ये हमारा मौलिक अधिकार किसी 6 के 6 अधिकार के बारे में बात नहीं करता, ये हमारा सिर्फ बात करता है कि हम राज्य किसको बोलते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है या उसकी क्या परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद हमारा 12 बात करता है, ये हमारा किसी अधिकार के लेके बात नहीं करता है कि हमारा अनुच्छेद 12 ये है या हमें ये अधिकार, हमें ये अनुच्छेद 12 देता है, ये अधिकार की बात नहीं करता है। तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य की परिभाषाएं। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 13 के 3 पार्ट्स हैं, आर्टिकल 13 के 3 सब पार्ट्स हैं, 13(1), 13(2) और 13(3), या सब पार्ट्स बोल लीजिए। 13 का 1, 13(2) एंड 13(3). ये क्या बोलता है, 13 का भाग फर्स्ट कि संविधान से संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां या लॉ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये है कि हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले भी हमारा देश चल रहा होगा, किसी ना किसी के आधार पर चल रहा होगा, क्योंकि हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो 1947 में हुआ भाई, 1947 से लेकर 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है। तो इसके बीच में भी तो कानून या नियम होंगे जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा होगा, या काम सरकारें कर रही होंगी, या अन्य कुछ चीज़ें जो संस्थाएं हैं वो काम हमारी कर रही होंगी। तो इसके बीच में जो हमारी जो संस्थाएं थी या जो सरकारें काम कर रही थी, उनका आधार क्या था, उनका आधार था जैसे हमारे अधिनियम आते थे ना, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, ये सारे अधिनियम क्या थे, ये अधिनियम या एक्ट बोल लीजिए, ये सारे यही थे, कानून थे, जिनमें साफ साफ लिखा था कि सरकार हमारी ऐसी चलेगी, देश में ये कानून लागू होंगे और देश में ये ऐसी ऐसी व्यवस्था हमारी बनाए रखने की बातें होती थी इन सभी अधिनियम में या एक्ट में। तो जैसे अधिनियम हमारा 1909 था, 1919 था, या भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसका जिक्र मैंने बहुत बार किया है 1935 का, तो कि इसका सबसे ज़्यादा इससे ही हमारे जो भाग है वो भारत संविधान में जो बिल्कुल सेम लिया है, यहीं से भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। ठीक है, 200 से ज़्यादा प्रावधान तो हमारे भारत शासन अधिनियम से ही लिए हैं, जो हमारे मूल संविधान में है, जो आज का संविधान है। तो ये हमारी चीज़ें जो थी, ये इसे को बोल रहे हैं कि संविधान पूर्व विधियाँ, मतलब जो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले जो हमारी ये विधियाँ थी, ये संविधान से पूर्ण विधियाँ, ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको लेके कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगी। मतलब जैसे इसमें कुछ ऐसा नियम लिखा था जो आज हमारे संविधान में, ये जो संविधान जो हमारा लागू हुआ है उसमें वर्णन है, लेकिन उसका ही उल्लंघन कर रही हैं, तो ये विधियाँ ये बिल्कुल हमारी शून्य हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए। मैं एक बात और समझाऊं, जैसे एक तरीके से कि जैसे हमारा
संविधान पूर्ण विधियां मतलब अगर कोई कानून या कोई एक्ट इनमें ऐसा लिखा है जो आज के संविधान में हमें उसका उल्लंघन मानता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ऐसे लिखा है कि भारत में मतलब जो नागरिक हैं, नागरिक को बोलने की आज़ादी नहीं है। ये हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखा है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे संविधान में तो ये चीज़ दी गई है सॉरी, ये चीज़ें दी हुई हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, चलने की, जीने की, ये सारी चीज़ें हमारी सॉरी ये दी गई हैं सारी चीज़ें। लेकिन ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में थी। तो मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जो संविधान के पूर्ण विधियाँ थी, ये सारी चीज़ें, इनमें जो बातें लिखी हैं अगर आज के संविधान से वो मैच नहीं है या उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन है तो वे हमारी न्यून हो जाएंगी या कैंसिल कर दी जाएंगी या उनकी कोई भी पावर अब नहीं है। समझे? मतलब संविधान बनने से पहले या लागू होने से पहले जो भी हमारी कानून या एक्ट ऐसे हैं जो आज हमारे संविधान को कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं हम कैंसिल कर देंगे या उनकी जो पावर है उनको हम बिल्कुल न्यूट्रल कर देंगे। ये हमारा अनुच्छेद 13 पावर देता है क्या, हमारे संविधान को। मतलब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमारे पहले बने हुए कानून है, संविधान लागू से पहले जो हमारे कानून थे। 13 का 2 क्या बोलता है? संविधान पश्चात विधियां। संविधान पूर्ण विधियां, वो जो अधिनियम थे उनके पावर या उनमें जो कानून थे वो न्यून हो जाएंगे, बिल्कुल वो न्यूट्रल हो जाएंगे अगर वो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार का हनन करेंगे। फिर बात करते हैं हम अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 2 की। ये बताता है कि संविधान के पश्चात जो विधियां हैं, मतलब अब जो सरकार या संसद के हाथ में सारी पावर बनानी, सारे एक्ट, कानून, अधिनियम, सब चीज़ें संसद के पास है। लेकिन अभी भी अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है कि जिससे हमारे मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं हनन होता है या मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं हमसे छीन लिए जाते हैं, तो आज हमारे उन सभी एक्ट का या अधिनियम को आज भी हम बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। उन्हें कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये पावर किसने दी है? ये पावर भी अनुच्छेद हमारे 13 के सब क्लॉज 2 ने दे रखी है। ये भी कहीं ना कहीं हमारी फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहा है। एक तो 13 का पार्ट 1 कर रहा है, जो पहले हमारे जो पूर्ण संविधान के पूर्ण जो विधियाँ थी उसको लेके कि वो हमारे इस मूल संविधान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो वो हम बिल्कुल ख़त्म मान लेंगे, खारिज कर देंगे। और 13 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो हमारे अब के बाद संविधान लागू होने के बाद जो हमारे कानून या नियम बनते हैं, अगर वो भी हमारे मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं वंचित रखते हैं नागरिकों को, तो वो भी हमारे खारिज कर दिए जाएंगे या कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो 13 का सब क्लॉज 2 ये बोलता है, जैसा अब हमारी संसद कोई कानून या अधिनियम बना दे जिससे हमें कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार हमारा कम हो जाए या हमारे छीनने की कोशिश करे सरकार, तो ये भी हमारे अब कैंसिल या न्यूट्रल हो सकते हैं। 13 के सब क्लॉज 3 में क्या लिखा है? जो ये हमारी विधियां हैं, विधियां की परिभाषा लिखी है कि विधि क्या है, विधि इसने क्या बताई है। तो विधि क्या है? विधि मोटे मोटे तौर पे क्या है? जो हमारे कानून बनते हैं, जो हमारे एक्ट बनते हैं, जो अधिनियम है, ये सारी चीजें हमारी विधि है कि विधि ही हम इनको बोलते हैं। विधि क्या बोलते हैं? जो हमारे कानून बने, एक्ट बने, जो हमारे अधिनियम है, ये सारी चीजें जो हमारी विधि की परिभाषा को ही वर्णित करती हैं। अगर आपसे पूछे विधि की क्या परिभाषा या विधि से आप क्या समझते हैं, कि विधि कुछ नहीं है। विधि ये है कि हम अगर कोई कानून बनाए या कोई अधिनियम बनाए, कोई एक्ट बनाए, कोई कुछ सरकार अधिनियम ऐसा बना दे, तो ये सारी चीज़ें हमारी विधि की परिभाषा में ही आती है। तो 13 का हमारा अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? 3 पार्ट है। पहला बोलता है कि संविधान पूर्ण विधियाँ, संविधान से पहले विधियाँ थी, अगर वो हमारे फिलहाल जो वर्तमान में संविधान है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी या उसको हमारे को कहीं ना कहीं आमना सामना होगा या उसको हमारे संविधान को खारिज करने की या शक्ति कम प्रदान करने की कोशिश करेगी, तो वो हम उसको न्यूट्रल कर दी जाएगी वो। और अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि संविधान
जो मूल संविधान है उसके पश्चात जो विधि बनी है या नियम बने हैं, अगर वो भी कहीं ना कहीं हमारे संविधान को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो वो भी हमारी कैंसिल कर दी जाएगी। और सब पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि विधि की परिभाषा क्या है, या हम किसको विधि बोलते हैं। ये 13 के पार्ट्स 3 में दिया हुआ है। तो ये हमारे हैं जो हमने उन संविधान जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार के 12 से 35, तो 12 से 35 में हमारे 12 और 13 तो हमने कहीं देखा ही नहीं थे। 14 से और 18 कहाँ हैं, 14 से 18 अब हम पढ़ेंगे कहाँ हैं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी इसके 6 पार्ट्स हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ये सारी जो अधिकार हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैंने क्या पढ़ाया आपको कि एक तो इसमें मौलिक अधिकार में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें जो पहले जो अनुच्छेद हैं वो हमारे और कहीं वर्णित नहीं है, 12 और 13 जैसे, बाकी तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ही। फिर आते हैं हमारे 31 अनुच्छेद, 31, 33, 34, 35, वे भी हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी तो हम उनमें पढ़ेंगे ही। जैसे समानता का अधिकार है तो उसमें 14 से 18 है, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन 12 और 13 को हमने अलग से इसलिए पढ़ा है क्योंकि इनका कहीं और जिक्र नहीं है और ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते भी नहीं है, क्योंकि ये गारंटर के तौर पर है। 12 क्या बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है बस। 13 क्या बताता है, 13 मैंने बताई है, उनको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद है उनको प्रोटेक्शन देता है। किससे, जो हमारे पहले नियम कानून थे उनसे, और जो अब उसके बाद बनेंगे उनसे, सीधी बात है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और जिस वे से मैं पढ़ा रहा हूँ या जिस वे से आप पढ़ रहे हो, एक बार आप इसको एक कूल माइंड से इसलिए पढ़ना है क्योंकि भाई ये थोड़े से चीज़ें बहुत ज़्यादा ये होती हैं कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न सा पैदा करती हैं, लेकिन अगर आप इनको साथ के साथ नोट कर लेंगे ना, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ऐसी जैसी मैं आप पढ़ा रहा हूँ, तो 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी फिर। इसलिए मैं आपको कुछ इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो इनकी भाषाएं हैं, जो अनुच्छेद में लिखी हुई भाषाएं हैं, किताबी भाषा में, उनमें आपको नहीं बता रहा हूँ। पता मुझे वो भाषा भी है, अगर नहीं पता होती मैं आपके सामने लिख भी देता, कहीं देख के लिख देता, लेकिन मैंने लिखी वो भाषा है जो आपको अच्छे से समझ में आए और याद लंबे समय के लिए रहे आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो क्या होगा, समानता का अधिकार, हमारा अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।